हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने जनरल फिजिक्स विद अमित में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कक्षा 11 के पार्ट 2 के पार्ट 1 के जो हम इंट्रोडक्शन, अब इसको पार्ट 1 भी नहीं बोलेंगे, हम पार्ट 0 ही बोलते हैं। हम केवल उसके स्टडीज को समझ रहे हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। उसमें हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बोला था कि प्रकृति के मूल बल के बारे में बताएंगे। तो आज हम प्रकृति के मूल के बारे में, तो प्रकृति के जो मूल बल होते हैं वो मेनली जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो 4 बल होते हैं उनमें से पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। दूसरा जो बल होता है हमारा वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो होता है हमारा होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और जो हमारा चौथा बल होता है वो होता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ये 4 प्रकार के जो बल हैं, इन चारों फोर्सेस में एक चीज का क्या होता है कि ये किसी न किसी पार्टिकल की वजह से आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी, तो ये आता है ग्रेविटान नाम के पार्टिकल्स की वजह से आता है। अच्छा, एक और चीज, ग्रेविटान आज तक अभी तक डिफाइंड फोर्स नहीं है। ठीक है। कण नहीं है, ये पार्टिकल ऐसा है जो अभी तक डिफाइंड नहीं है। और अगर मैं विद्युत चुम्बकीय बल की बात करूं, ठीक, प्रबल नाम की बल की बात करूं और दुर्बल नाम की, तो ये जो हमारे आते हैं वो आते हैं फोटानों की वजह से। फोटानों की वजह से। ठीक है। ये हमारे जो आते हैं वो आते हैं मेसॉनों की वजह से। और ये हमारे जो आते हैं बोसॉनों की वजह से। ठीक है। तो ये ग्रेविटानों के विनिमय से, ग्रेविटानों ये सभी किसके आते हैं, विनिमय होता है। ठीक है। तो अगर कभी आता है कि ये बल आते किस वजह से, तो पार्टिकल्स के विनिमय की वजह से आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाम की बल और दुर्बल नाम की बल। अगर मैं आप इनकी परिभाषा की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो फार्मूला होता है इसका, होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है m1 m2। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ पूरा। ए प्रोपोर्शनल में m1 m2 और ए प्रोपोर्शनल में 1/r²। इसी तरह से ये जो होता है, ये होता है ए प्रोपोर्शनल में q1 q2 और ए प्रोपोर्शनल में 1/r²। इन बल के लिए कोई भी ज्यादा हम बात करते हैं कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है दो द्रव्यमानों के बीच में कितना बल लग रहा है। मान लो एक द्रव्यमान ये है, दूसरा द्रव्यमान ये है, इनके बीच में बल कितना लग रहा है। ये m1 है, ये m2 है, ये डिवाइडेड बाई आर है। अब कक्षा 9 में आपने ये पढ़ रखा है कि इसके लिए फार्मूला ये आता है F बराबर G m1 m2/r²। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम परिभाषा कैसे देते हैं कि इन्हीं दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम इस फार्मूले को लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जी क्या है, तो जी जो होता है, जी, तो जी हमारा क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। साथ में इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, कैवेंडिश ने। ठीक है। हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब अगर मैं बात करूं विद्युत चुम्बकीय बल की, तो विद्युत चुम्बकीय बल में इसका जो फार्मूला आता है, इसका फार्मूला बनेगा 1/4πε0। ठीक है। और साथ में q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, इसकी ये होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे जो कुछ चार्जेज है, चार्जेज का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। साथ में अगर मैं एक और चीज बोलूं कि यहाँ पे एक वर्ड आया साइलम नॉट, इसको बोलते हैं एप्साइलम नॉट। एप्साइलम नॉट। ठीक है। ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ये हमारे दो बल थे। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय बल की बात करें तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। ठीक है। विद्युत बल कहलाता है। अब जहां पे भी विद्युत क्षेत्र होगा, ये आवेश हमारा, क्षमा, अब गुरुत्वाकर्षण को मिटा देता हूं। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण हो गया हमारा। अब अगर मैं बात करूं कि विद्युत चुम्बकीय बल की वजह से मतलब इसका कारण क्या है, तो अगर कहीं पे मान लो ये आवेश है, तो आवेश की वजह से आता है विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र आता है आवेश की वजह से। अब अगर आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा तो अगर इसमें चेंज हुआ, ये बदल रहा है, बदलना मतलब परिवर्ती है, ये अगर परिवर्ती है, ये बदल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके पास आएगा बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर ये परिवर्तित हो रहा है ई, तो उसकी वजह से आता है बी, और बी परिवर्तित हो रहा है, अगर बी परिवर्तित होने लग जाए तो क्या होगा, अगर बी परिवर्तित शुरू हो जाएगा तो ई उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड है, यानी बी बदल रहा है ई आएगा, ई बदल रहा है बी आएगा। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक नाम दे दिया जाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये जो कंबाइंड नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये किसकी वजह से आया, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक, अब जब कंबाइंड होते हैं तो उस समय इनके बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। अब ये आता किसकी वजह से, फोटोनों के विनिमय की वजह से। फार्मूला लिखा हुआ है ये, इसमें ये जो होता है इसको बोलते क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फोर्स हो गया। अब बात आती है कि तीसरे फोर्स की। तो ये तीसरा फोर्स क्या, प्रबल नाभिकीय बल। ये होता है मेसानों के विनिमय के। अब बहुत सारे मेसांस होते हैं, जैसे पाई मेसांस, ठीक है, तो ये पाई मेसांस जो होते हैं, मेसांस अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध करके जो बल रखता है उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक के अंदर बांध कर रखने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, अगर ये बल ना हो तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, देखो आपको पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, क्योंकि सेम क्या है, सेम प्रकार के चार्जेज है, सेम प्रकार के आवेश है। अब इसके लिए आप मेरा जो क्लास 12th का पहला वीडियो मैंने डाला उस पर आप चेक करके देख सकते हो, आवेश के बारे में अच्छे से डिटेल में मैंने उसमें समझाया। तो आप आवेश के बारे में अगर डिटेल में समझना है तो वहां पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, अगर इनको इसके अंदर रखना है, एक जगह पे दोनों को संभाल के रखना है, तो उसके लिए हमारे एक हाई फोर्स की जरूरत होगी। तो प्रबल नाभिकीय बल उस प्रकार का हाई फोर्स है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये हाई फोर्स तो है, लेकिन ये ध्यान रखना नाभिक के अंदर ही वैलिड है। इतना हाई है लेकिन ये नाभिक के अंदर ही, ये इतना हाई है कि ये जो विद्युत चुंबकीय बल था उससे 100 गुना ज्यादा प्रबल नाभिकीय बल होता है। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना ये नाभिक के अंदर ही वैलिड है, नाभिक के बाहर आ जाओगे तो ये वैलिड नहीं होता है। इसके बाद आते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ पे एक्टिव होंगे, तो जहां भी बात होगी रेडियो एक्टिवता की। अगर रेडियो एक्टिवता है कुछ भी, उसमें अगर बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके, अल्फा डीके या कोई भी डीके हो रहा है, तो उस केस में रेडियो एक्टिविटी में अगर बीटा डीके अल्फा डीके जो होता है तो उसमें जो बल लगेगा, उसमें जो पार्टिकल्स आएंगे उनके बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। उसमें जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, उसमें जो कार्य करता है पार्टिकल्स बीटा डीके में, उसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। अब ये एक बात और, ये भी क्या है, नाभिक के अंदर ही काम करता है। अगर नाभिक के बाहर जाओगे तो ये एकदम खत्म हो जाता है। ये तो कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये पूरी तरह से नाभिक के बाहर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये भी नाभिकीय बल है, ये भी नाभिकीय बल है, लेकिन ये नाभिक के अंदर जैसे बाहर जाओगे खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कमजोर फोर्स है। ठीक है, तो ये थे चारों बल जो किसकी वजह से आते हैं, ये मैंने बता दिया। ये याद रखना है कि बोसानों की वजह से आते हैं और ये मेशानों की वजह से आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज की, कि प्रकृति के मूल नियम क्या है। जब भी बात की जाती है तो प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति में कुछ नियम है। उनमें से अगर मैं पहला नियम बोलूं, ठीक है, तो जो पहला नियम है वो क्या है, तो मेरा पहला नियम होता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है, तो ये मेरे मेरे को ऐसा लगता है लगभग सबको ये पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में भेज सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है बस। ठीक है, तो मैं इस और पूरे विश्व की जो ऊर्जा होती है हमेशा क्या होती है, नियत रहती है।
ये बोल सकते हैं। लेकिन एक और वर्ड बोल सकते हैं, किसी विलगित निकाय की, विलगित निकाय, एक और वर्ड बोल सकते हैं किसी विलगित निकाय। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा उसकी भी कुल ऊर्जा क्या रहती है, कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक गांव में 1000 लोग हैं, ठीक है, तो 1000 लोगों के पास मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए हैं, 1000 लोग हैं और उनके पास कितने रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए हैं। अब क्या ये कहीं जा नहीं सकते, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, बाहर से कुछ ले नहीं सकते, बाहर कुछ दे नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि अगर ये 1000 लोग रहते हैं और ये कहीं ना जाते हैं, सब कुछ इनके कुछ अंदर ही होता है, इस फील्ड में ही होता है, इसके अंदर ही होता है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो इसके अंदर टोटल पैसा हमेशा ही 5 करोड़ रहेगा, टोटल पैसा हमेशा ही 5 करोड़ आ गया। लोग कम हो जाए या किसी के पास मान लो सबको बराबर बराबर पैसा मिले थे, तो किसी के पास ज्यादा हो जाएंगे, किसी के पास कम हो जाएंगे, लेकिन टोटल हमेशा देखोगे तो 5 करोड़ ही रहेंगे। तो किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। यानी अगर हम पूरे विश्व की या फिर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बोले तो हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब वो लिख सकते हो कि यदि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं न, और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या आता है, ठीक है, दूसरा नियम आता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये क्या होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की जब भी बात करेंगे हम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब जब भी हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो रेखीय संवेग, तो हमें एक फार्मूला पता है, F बराबर होता है dp अपॉन dt, न्यूटन सेकंड लॉ, पढ़ोगे आगे। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की समय दर जो होती है बल के बराबर होती है, तो F बराबर होता है dp अपॉन dt। तो मैं अगर बोल दूं कि ये जीरो है, इफ दिस इज जीरो, तो यहां से मैं क्या बोलता हूँ कि डेल्टा p जीरो है। अगर डेल्टा p जीरो है मतलब p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, p कांस्टेंट मतलब नियत। यहाँ भी यही तो बोला गया, यहाँ पूछा गया रेखीय संवेग संरक्षण होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, डेल्टा पी नियत का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, तो P2 इज इक्वल टू P1, यानी जितना पहले था उतना ही क्या था बाद में। तो ये जो संवेग है ये क्या बता रहा है कि जितना पहले था उतना बाद में, इसका मतलब संरक्षित है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो अब इसकी अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या बोलोगे, डेफिनेशन लिखोगे कि यदि किसी निकाय पर बाह्य शून्य, बाह्य शून्य है तो बाह्य शून्य है तो उसका रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अगर किसी निकाय का बाह्य बल शून्य है तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। क्यों, क्योंकि F बराबर हमने क्या लिखा, dp अपॉन dt। अब इसको अगर मैं जीरो कर दूंगा तो dp अपॉन dt बचेगा, तो dp बराबर आ जाएगा जीरो, जो कि होता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा P1 हो जाएगा P2 के बराबर। अब ये P1 और P2 बराबर है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये पहले जितना था उतना ही बाद में संवेग है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं P जो होगा हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, P हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बता रहा है क्या कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, तो सिंपल समझो, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है,
यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे दोनों का योग, दिस इज के, दिस इज यू, दिस इज टोटल एनर्जी मतलब ई, तो अगर कहीं पर भी ई जो होता है के प्लस यू दोनों मिल करके अगर बराबर आ रहे हैं, मतलब किसी निकाय की कुल ऊर्जा यानी के प्लस यू। अब ये के प्लस यू क्या बता रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो अगर ये रूल्स आने चाहिए क्योंकि ये आपके आगे फार्मूले में भी यूज होंगे। तो अब कभी बात कर रहे हैं निकाय की कुल ऊर्जा, तो निकाय की जो कुल ऊर्जा होगी वो हमेशा संरक्षित रहेगी। तो आपको के प्लस यू बराबर कॉन्स्टेंट करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसे यूज करेंगे के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये है शुरुआती की गतिज ऊर्जा, और ये क्या है शुरुआत की स्थिर ऊर्जा। ये है फाइनल एनर्जी मतलब अंतिम जो बाद में हुई अंत की। ठीक है, ये मान लो पहले की किसी कोलिजन हो सकता है उसके बाद की, तो ये कोलिजन्स में यूज होंगे। तो ये फार्मूला याद रखना है। तो कुल ऊर्जा निकाय की कुल ऊर्जा में हमेशा नियत रहती है, यानी अब कुल ऊर्जा का मतलब क्या है, ई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी के प्लस यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेम जैसे एनर्जी करते हैं उसी तरह से चार्ज करते हैं। जैसे एनर्जी का हमने क्या बोला था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और किसी विलगित निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसी तरह से चार्ज यानी आवेश, आवेश संरक्षण के लिए भी बोल सकते हैं। आवेश संरक्षण क्या बोलेंगे कि किसी निकाय का कुल आवेश, और निकाय कैसा होना चाहिए, विलगित, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक, अब समझ गए होंगे मेरी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब विलगित निकाय बता चुका हूं क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इधर उधर नहीं हो सकता, ना अंदर से बाहर हो सकता है ना बाहर से अंदर हो सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में सारे निकाय पढ़ोगे जाके। पंच मतलब कौन सी शाखा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, भौतिकी की कौन सी शाखा, भौतिकी की कौन सी शाखा गति का अध्ययन करती है। तो अगर कोई पूछ ले गति का अध्ययन कौन करती है, तो अब मैं थोड़ा सा शार्ट बता देता हूँ। तो फिजिक्स दो टाइप की होती है, दो फिजिक्स के जो क्षेत्र होते हैं, जो भौतिकी के क्षेत्र, उसमें एक आएगा स्थूल और एक आएगा सूक्ष्म। तो स्थूल स्तर का मतलब बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, और सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे लेवल की बात करते हैं। तो बड़े लेवल में मतलब हम यांत्रिकी का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स। यांत्रिकी मतलब हम जहां पे गति की बात कर रहे होते हैं तो वो सारी चीजें हम यांत्रिकी में पढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा, यांत्रिकी। दूसरा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, विद्युत गतिकी, ये भी हम पढ़ेंगे बड़े लेवल पे। ठीक, इसके बाद ऊष्मा गतिकी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, इसके बाद आपका दोलन तथा तरंगे। ठीक है, इसके बाद और भी इसके आते हैं, प्रकाशिकी हो गया, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। तो ये सारी चीजें हम स्थूल स्तर यानी बड़े स्तर पे पढ़ते हैं। फिर सूक्ष्म स्तर पे आते हैं, तो अब जब बात करते हैं नाभिक के अंदर की, यानी वो परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, और नाभिक के अंदर की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सूक्ष्म स्तर की, और इसी में एक वर्ड आता है क्वांटम भौतिकी। ठीक है, क्वांटम भौतिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो भौतिकी, ये जितना भी सब कुछ होता है वो किसके अंदर आएगा, आपका सूक्ष्म स्तर के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा, स्थूल स्तर के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे कौन सा बोला गया, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है और सबसे वीक फोर्स कौन। ठीक, स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा मजबूत बल कौन सा था,
तो इसका स्ट्रॉन्ग से समझ जाना, स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे मजबूत बल कौन सा था, तो ये वर्ड आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे बड़ा बल जो है, सबसे ज्यादा जो बल लगता है वो सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। दूसरा वीक फोर्स, जब भी बात करें तो मत सोचना दुर्बल नाभिकीय बल, ध्यान रखना उससे भी कमजोर कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी हम बात करेंगे कि कौन सा बल सबसे वीक है प्रकृति में, तो प्रकृति में सबसे वीक बल कौन सा है, ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी के अध्ययन की बात आती है तो हम बोलते हैं उसको जियोलॉजी। ठीक है, भूविज्ञान। जब भी बात आएगी कि पृथ्वी की अध्ययन किसमें की जाती है तो हम उसको बोलते हैं भूविज्ञान। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे अगर बात आती है कि न्यूक्लियर फोर्सेस की खोज किसने की थी, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। न्यूक्लियर फोर्सेस यानी जो नाभिकीय बल होते हैं उनकी खोज किसने की थी, तो उनकी जो खोज की थी वो की थी युकावा। युकावा ये साइंटिस्ट थे जापान के। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस की जो खोज की थी वो युकावा नाम के साइंटिस्ट ने की थी जापान में। इसके बाद अरेबिक वर्ड इल्म, ये साइंस, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इल्म नाम का शब्द होता है अरबी भाषा में, इल्म नाम का शब्द होता है, इसका मतलब क्या है, इल्म। तो जब भी इल्म की बात करें तो समझ जाना उसका मतलब होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। और ये होता है ज्ञान, हमारा नॉलेज मतलब ज्ञान। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये साइंस से रिलेटेड है, यानी जब भी बात आती है तो साइंस को, मैंने बताया ना, साइंस को सेंटियस शब्द से लिया गया लैटिन वर्ड के, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जानना। उसी तरह से अरबी भाषा में इल्म शब्द होता है, उसका मतलब भी क्या होता है, जानना या ज्ञान होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने जो कवर अप किया वो 11th का जो पहला चैप्टर भौतिक जगत, उसमें लगभग यानी सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पहला टॉपिक है, जो विमा, विमा से रिलेटेड सारी चीजें, मात्रक, मापन, विमा और त्रुटि, उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो टाइम पे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि पढ़ाई घर पर जरूर करिए, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा वो ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा, आपने घर पे क्या पढ़ा वो ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो घर पे पढ़ाई जरूर करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।